भाई इनकम में देखें तो 502 करोड़ के मुकाबले 525 करोड़ यहाँ इनकम या सेल्स के आंकड़े दिख रहे हैं। संजय, हम आपके पास आते हैं और पहले तो आपके नंबर्स पर ही जानना चाहेंगे, कैसे समराइज करेंगे नंबर्स को, कितना इम्पैक्ट कोविड का आपके नंबर्स पे पड़ा और इस वक्त जो इनकम बढ़ी बट थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी घटी, वो क्यों? मार्च के क्वार्टर वैसे हमारे हिसाब से मार्च का क्वार्टर संतोषजनक ही रहा। हमने मार्च 15 तारीख के बाद डेफिनेटली सेल्स बहुत गिर गई थी। 20 तारीख के बाद डेफिनेटली सेल्स आई थिंक कंप्लीट स्टॉप था, सेल्स पे कोई भी सेल नहीं हो पाई। इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट करीब 1 लाख टन अपना वॉल्यूम लूज किया, जिसका इम्पैक्ट अगर आप टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पे देखें तो कम से कम 18 से 20 करोड़ रुपए का था। तो चौथे क्वार्टर में टोटल पैट जो था वो 86 करोड़ था एज अगेंस्ट 90 करोड़ करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर में। ओवरऑल सेल्स जो थी वो 548 करोड़ थी एज अगेंस्ट 532 करोड़ करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर में। सो फुल ईयर पे टोटल प्रॉफिटेबिलिटी 286 करोड़ थी एज अगेंस्ट 299 करोड़ लास्ट ईयर। सो ओवरऑल क्वार्टर हमारे हिसाब से सेटिस्फैक्टरी रहा कोविड के को देखते हुए भी, बट कोविड का डेफिनेटली इम्पैक्ट इस क्वार्टर पे था। ओके, तो सेटिस्फैक्टरी रहा आपके हिसाब से, बट कोविड का इम्पैक्ट है। बट सर, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपके सेक्टर में है प्राइसेस, और सीमेंट सेक्टर में हमने देखा कंटिन्यूअसली प्राइस हाइक्स हुए हैं थ्रू आउट द क्वार्टर। कितना अब आगे का ट्रेंड दिख रहा है, किस तरह से प्राइसिंग शेप अप करेंगे और क्या उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी रेवेन्यूज भी बढ़ाने में? अभी तो देखिए क्या प्राइसेस एक ही जैसे रहे हैं। मैंने में प्राइस स्टेबल ही हैं। ईस्ट में डेफिनेटली थोड़े प्राइसेस बढ़े थे अप्रैल के बाद, मई और जून में। मई में लार्जली बढ़े, जून में इतने प्रॉफिट जो भी बढ़ा था मई में वो उससे थोड़ा कम हो गया। मतलब करीब 25 से 30 रुपए का प्राइस इंक्रीज हमने ईस्ट के मार्केट में देखा था, जो कि जून के महीने में ये प्राइसेस करीब 15-20 रुपए कम हो गए हैं। सो एक मिला जुला सा प्राइस पे इम्पैक्ट है। ओवरऑल डिमांड में अभी भी कोई बहुत बड़ी अपटिक नहीं देखने को मिल रही है। सो जैसे जैसे डिमांड अपटिक हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे, वैसे वैसे मुझे लगता है प्राइस पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी आने वाले क्वार्टर में मॉनसून का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। सो इसलिए प्राइसेस मेरे हिसाब से मोर और लेस स्टेबल ही रहेंगे या थोड़ा डाउनवर्ड बायस की तरफ ही रहेगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ प्रेशर रहेगा आप कह रहे हैं प्राइसेस पर, बहुत ज्यादा यहाँ अपटिक नहीं होगा या यही लेवल्स मेंटेन होंगे जैसा आप बता रहे हैं। संजय, एक सवाल है, हमने लॉकडाउन के वक्त देखा एसेंशियल सर्विस, अब स्लोली हम ओपन अप देख रहे हैं इकोनॉमी होते हुए। अभी आपके प्लान्स किस कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं? किस, आपने कहा डिमांड अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, कहाँ से डिमांड थोड़ी सी रिकवरी आपको दिख रही है? आउटलुक क्या है इन दोनों ही बातों पर, स्पेशली प्रोडक्शन पर और फिर डिमांड? हमारे ज्यादातर प्लांट नॉर्थ ईस्ट में हैं। सो नॉर्थ ईस्ट प्लांट हमारे सारे के सारे आई विल से अराउंड 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, और जो कि एक नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जून के महीने का। और आगे भी मुझे लगता है इस क्वार्टर में भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिहाज से ठीक ही रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी अभी हम डिमांड में डेफिनेटली गिरावट देख रहे हैं। वो ज्यादातर उसका असर जो है फ्लड्स की वजह से ज्यादा है। सो बहुत सा ज्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से एक इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से ये क्वार्टर 2 में भी चलेगा, जो एक नॉर्मल फिनोमिना है ईस्टर्न मार्केट के लिए। जहां तक ओवरऑल डिमांड का सवाल है, आफ्टर आई से पोस्ट कोविड जो हमने देखा, मई के महीने में ज्यादातर डिमांड जो आई वो पेंटअप डिमांड थी। मतलब चैनल में ज्यादा सीमेंट नहीं थी, लोगों की दुकानों पे सीमेंट की अवेलेबिलिटी कम थी। सो उस तरफ से कुछ डिमांड जरूर आई थी। और अभी हम लोग जो डिमांड इन मंथ ऑफ जून देख रहे हैं वो ज्यादातर रिटेल सेगमेंट से है। और रिटेल पे हम लोगों की जो बातचीत डीलर से और सबसे हो रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो अनफिनिश्ड काम है वो अभी ज्यादा हो रहे हैं। लोग अभी भी अपने नए काम, नया घर या नई चीजें नहीं बनाना
चाह रहे हैं अभी भी इस माहौल को देखते हुए। सो मुझे लगता है कि बारिश के बाद, मानसून के बाद डेफिनेटली लोगों में एक नए काम को स्टार्ट करने की प्रवृत्ति आएगी। और जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, अभी भी बहुत ज्यादा पिकअप नहीं है। सो इंफ्रा डिमांड उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। वैसे भी दो बड़े स्टेट बंगाल और बंगाल और असम में अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, तो हमारी उम्मीद थी कि इंफ्रा सेक्टर पे अच्छी डिमांड आएगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, लेकिन अभी ऐसा कम देखने को मिल रहा है। ओके, श्योर, अभी कम देखने को मिल रहा है, थोड़ा डिमांड भी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। बट सर, रियल एस्टेट सेक्टर जो कि ऑलरेडी काफी मुश्किलों से गुजरा पिछले कुछ साल, अभी भी वो रिकवर फुली नहीं हुआ है, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत डिपेंड करता है उस पर। उसका कितना असर आप देख रहे हैं, वहां कैसे रिकवरी देख रहे हैं जिससे डिमांड है? आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की भी बात की, गवर्नमेंट का प्लान और लगातार जो वो बात कह रहे हैं वो लाखों करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करेंगे। अब इस साल की जो बचे हुए 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, उसमें आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं स्पेंडिंग आएगी और वो कितना आपको हेल्प करेगी ओवरऑल? देखिए, हमारे तो उम्मीद थी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स हैज टू फेस इलेक्शन, तो डेफिनेटली उनकी स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अभी भी अगर आप डिमांड को देखें तो ज्यादातर डिमांड जो है इंडिविजुअल हाउस सेगमेंट, जिसको हम लोग जो लोग इंडिविजुअल घर बनाते हैं उनसे ज्यादा आ रही है। ऑर्गेनाइज्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइज्ड हाउस बिल्डिंग सेगमेंट जो है, उस पर भी अभी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है। एक अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा उसमें भी मांग बहुत ज्यादा नहीं देखी गई है। लेकिन हमारी उम्मीद ये डेफिनेटली है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट का फोकस डेफिनेटली बढ़ेगा। बट कंप्लीट डिपेंडेंसी हमको लगता है कि ज्यादातर डिमांड रिटेल सेगमेंट से आएगी, और ये भी देखना है कि रूरल सेगमेंट इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है अर्बन सेगमेंट के बशर्ते, क्योंकि जितनी भी कोविड का इम्पैक्ट है वो ज्यादातर अर्बन सेंटर्स पे है। रूरल सेगमेंट अभी भी रूरल सेक्टर्स में अभी भी कोविड का इम्पैक्ट कम है। सो डिमांड रूरल से ज्यादा अच्छी आ रही है। डेफिनेटली हमारी उम्मीद रहेगी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिस हिसाब से प्लान है उतनी ना हो, गवर्नमेंट उसमें कोई ज्यादा कटौती ना करे। ऑल्दो गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, कलेक्शंस ऑफ जीएसटी और सारी चीजें दबाव में हैं, तो डेफिनेटली जितने भी कंस्ट्रेन है उसको देखते हुए लगता है कि थोड़ी बहुत इंफ्रा की डिमांड तो डेफिनेटली आनी चाहिए Q3 ऑनवर्ड। ओके, Q3 ऑनवर्ड्स थोड़ी डिमांड यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए और डिमांड उससे बढ़े ओवरऑल सेक्टर के लिए। बट आपने कहा इंपॉर्टेंट बात कि रूरल मार्केट से बेहतर है अर्बन के मुकाबले कोविड की वजह से। तो ओवरऑल आउटलुक सर इस साल का कैसा आप समराइज करेंगे, क्योंकि ये कोविड के इम्पैक्ट और डिमांड पे जो असर पड़ा है वो इस क्वार्टर में आपके फर्स्ट क्वार्टर में भी दिखेगा। तो जो परफॉर्मेंस अभी आपने की उससे बेहतर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करेंगे या अराउंड द सेम लेवल्स, या इससे खराब परफॉर्मेंस हो सकती है बिकॉज ऑफ लो डिमांड? और आगे एज एक्टिविटी विल पिक अप, पूरा साल कैसा आप ओवरऑल इन्विजाज कर रहे हैं खत्म होने के लिए? ठीक है, वैसे नॉर्थ ईस्ट में टोटल ओवरऑल ग्रोथ अगर आप 2020 की ओवरऑल ग्रोथ देखें फिर भी 7% के आसपास डिमांड ग्रोथ नॉर्थ ईस्ट में फिर भी आई है। पूरे ईस्टर्न सेक्टर में देखें तो सीमेंट डिमांड फ्लैट रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। इस साल 2021 में मेरी उम्मीद ये है कि क्योंकि अप्रैल वॉज अ वॉश आउट मंथ, मई में भी डिमांड उतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी मेरी उम्मीद है कि हम लोग फ्लैटिश नॉर्थ ईस्ट में हम लोग फ्लैटिश से 4-5% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में डेफिनेटली हमारी ये उम्मीद है कि एटलीस्ट फ्लैट रहनी चाहिए या 4-5% की गिरावट ओवरऑल 2021 में दर्ज होने की उम्मीद है सीमेंट डिमांड में। सो विद दिस काइंड ऑफ ये आउटलुक अभी तक हमें नजर आ रहा है, जो भी हमारी बात हो रही है चैनल से एंड डीलर से। सो उम्मीद तो है कि एक फ्लैट, अगर हम लोग फ्लैट डिमांड तक भी आ जाएं और जो हमने अप्रैल और मई में लूज किया है वो हम रिकवर कर लें Q3 एंड Q4 में, सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर इंडस्ट्री। ओके संजय, फाइनल सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, सेक्टर में लेबर शॉर्टेज का कितना बड़ा असर देखने को मिल रहा है? क्या वाकई माइग्रेंट लेबर की वजह से प्रॉब्लम्स है या
अब लोग वापस आ रहे हैं और अब सरकार से आप कुछ उम्मीद रख रहे हैं सेक्टर के लिए या लगता है कि अब जो सिचुएशन है उसमें आपको खुद ही कैसे अपने आप ही डील करना पड़ेगा? लेबर शॉर्टेज डेफिनेटली हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्लांटों में लेबर की शॉर्टेज है। लेबर मार्च और अप्रैल के महीने में हैज एक्चुअली गॉन बैक, वो लोग वापस चले गए थे। अभी भी लेबर की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारे सिलीगुड़ी में एक फैक्ट्री आ रही है, उसमें भी हम लोग लेबर शॉर्टेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी लेबर अरेंज हो, बट अभी भी लेबरों की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां तक सवाल है कि गवर्नमेंट सपोर्ट का, डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से। लास्ट बजट में भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि सीमेंट पे जो है जीएसटी कम होगी और हमारी उम्मीद रहेगी कि गवर्नमेंट इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देगी कि सीमेंट पे जीएसटी आज भी एक हाई लेवल पे है। सो हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि थोड़ी जीएसटी में हमको सुविधा मिले वहाँ पे। और उसके बियॉन्ड डेफिनेटली हम लोग और एडिशनल चीज़ें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के अभी की फाइनेंसेस को देखते हुए। सो एंड गोइंग फॉरवर्ड हमारी ये ज़्यादातर फोकस हमारा रहेगा कि हम कैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर रखें और डिमांड अगर पिकअप करती है, दैट विल बी द बेस्ट थिंग इंडस्ट्री के लिए। सबसे अच्छी चीज़ पिकअप इन डिमांड रहेगी। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी चीज़ अगर होती है तो वो अच्छा रहेगा पूरे सीमेंट सेक्टर के लिए। ओके, तो डिमांड यहाँ बड़ी क्रिटिकल है और वो बड़े उस तरफ काम हो, जीएसटी की कुछ रेट कम किए जाएं, ये आप उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टार सीमेंट के नंबर्स पर बात करने के लिए। आगे का आउटलुक सीमेंट सेक्टर का क्या है, किस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उस सब पर चर्चा करने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त और ब्रेक के बाद हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ये कंपनी फोकस में होगी। हाल ही में कंपनी ने डीलिस्टिंग प्लान्स अनाउंस किए हैं। क्या वजह है, क्या होगा आगे का आउटलुक, ये जानेंगे। कंपनी के फाउंडर चेयरमैन से अतुल निशार हमारे साथ शो में जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद